आइए चैप्टर एंड के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। उसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें 3 वस्तुएं हैं और 3 वस्तुओं का यहाँ पर समय दूरी ग्राफ दिया हुआ है। देखिए यहाँ समय है आवर में और दूरी है किलोमीटर में। देखिए ये ए वस्तु का ग्राफ यहाँ तक गया, ये है बी वस्तु, बी का ग्राफ यहाँ गया और ये है सी वस्तु, सी का ग्राफ यहाँ जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ए देखा जाए। क्वेश्चन ए कहता है तीनों में से सबसे तीव्र गति से कौन गतिमान है। देखिए कोई भी वस्तु का ग्राफ जब हम देखेंगे समय दूरी ग्राफ, तो वह वस्तु जिसका ग्राफ का ढाल सबसे अधिक होगा, अर्थात वह समय अक्ष के साथ जो सबसे ज़्यादा कोण बनाएगी वो सबसे ज़्यादा तेज चलेगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ यदि ये बी का ग्राफ देखिए तो ये इतना एंगल बना रहा है। यदि सी का समय ग्राफ के साथ अगर यहाँ से खींचेंगे तो इतना बड़ा एंगल बनेगा और ए का देखिए इतना ही बड़ा एंगल बनेगा। तो देखने से भी पता चल रहा है कि वस्तु बी का एंगल हमारा समय अक्ष के साथ ज़्यादा बन रहा है, इसलिए वस्तु बी सबसे ज़्यादा तीव्र गति से गतिमान है। आइए उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। बी का समय अक्ष के साथ सबसे बड़ा कोण है, अतः बी सबसे तीव्र है या सबसे तीव्र गतिमान है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। बी क्वेश्चन कहता है क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बी का ग्राफ जा रहा है और यहाँ सी का ग्राफ, बी और सी एक दूसरे से यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ ए और फिर यहाँ पर बी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ सी का ग्राफ और इधर ए का ग्राफ, ये दोनों अलग अलग जाएंगे तो सी और ए तो यहाँ मिले लेकिन बी से मिलने वाला नहीं है। उसी तरह यहाँ पर बी और सी तो यहाँ मिले लेकिन उसके बाद फिर ये बी और सी भी नहीं मिलेंगे। अर्थात ग्राफ से यह स्पष्ट है कि कोई 2 वस्तुएं तो मिल रही हैं लेकिन तीनों वस्तुएं सड़क के किसी बिंदु पर एक साथ नहीं मिलेंगी। अब आइए अगला प्रश्न है हमारा, जिस समय बी ए से गुजरती है। देखिए जिस समय बी, देखिए बी का ग्राफ जा रहा है और यहाँ है ए का ग्राफ, ये पॉइंट को देखिए। जिस समय बी ए से गुजरती है मतलब इस पॉइंट पे, उस समय तक सी कितनी दूरी तय करती है। ध्यान दीजिए यहाँ इस पॉइंट पे बी हमारा ए से गुजर रही है और इसी समय पूछता है कि सी कितना दूरी तय करती थी। ये सी का ग्राफ है तो हम लोग यहाँ से आ गए ये सी के पॉइंट तक। अब देखिए यहाँ से हम लोग लंब खींचेंगे, देखिए ऐसे खींचेंगे, अगर लंब यहाँ खींचेंगे तो ये हो जाएगा ये दूरी अक्ष के समांतर हमारा सी द्वारा तय की गई दूरी। अब ध्यान दीजिए सी का जो प्रारंभिक है वो यहाँ है और अंतिम है यहाँ, तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ हो गया 8 किलोमीटर और उसमें इस दूरी को हमको माइनस करना होगा। अब ये दूरी कितनी इसको समझिए। देखिए यहाँ लिखा है 4 और उसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है, अर्थात जो एक भाग है वो 4/7 के बराबर हो गया। तो हमारा सी द्वारा तय की दूरी यहाँ तो हो गया 8 किलोमीटर और उसमें माइनस करेंगे 1 2 3 4, मतलब 4 × 4/7 किलोमीटर उसमें माइनस कर देंगे तो ये दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक की सी द्वारा तय की गई दूरी मिल जाएगी। तो आइए हम लोग उसको करते हैं। सी द्वारा तय दूरी यहाँ 8 हो गया, माइनस 4 भाग है 1 2 3 4, तो हमने लिखा 4 × 4/7 किलोमीटर, ये हो गया 8 माइनस ये 16/7 किलोमीटर। तो ये हम लोग कैलकुलेशन की 56 माइनस 16/7 किलोमीटर 40/7 किलोमीटर। इस तरह से उस समय तक सी 40/7 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 6 का डी कहता है जिस समय बी सी से गुजरती है। देखिए बी जा रही है, ये सी का ग्राफ है, यहाँ पर बी सी से गुजर रही है यहाँ, तो कहता है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। तो ध्यान दीजिए ये है बी का पोजीशन जिस समय सी से मिल रही है, तो यहाँ से यदि हम लोग ऐसे लंब डालें तो ये पोजीशन आ जाता है और इस दूरी को हमको निकालना होगा कि बी ने कितना दूरी तय कर लिया।
ये निकालने में आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो 4 है तो हम लोग लिख दिए 4। अब यहाँ पर एक 2 बॉक्स आ रहा है, 2 ये यूनिट आ रहा है, तो 1 यूनिट का है 4/7, तो 2 यूनिट का 2 गुने 4/7। इसी को हम लोग कैलकुलेट कर दें, 4 + 8/7, एलसीएम ले लीजिए, 7 28 + 8 = 36/7 किलोमीटर। अर्थात उस समय तक बी 36/7 किलोमीटर तय कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ से गेंद को गिराया जा रहा है, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। देखिए, जब शुरू में यहाँ पर गेंद है तो यहाँ विराम की अवस्था में, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग u कितना हो गया 0। यहाँ भी हमने लिखे u = 0 और उसका त्वरण a, मान लीजिए यही मान लेते हैं, त्वरण a = 10 मीटर/सेकेंड है और ये त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है। अब है कि वो बॉल जब यहाँ टकराएगी उस समय वेग, यही भी अंतिम वेग क्या होगा ये हमने लिखा है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है इसी को दूरी हम लोग s मान लिए 20 मीटर। आइए इसको निकालने का प्रयास करें। हम लोग v² - u² = 2as में इसको बैठाते हैं, तो आइए v² हो गया, u हमारा है 0, 2 और a हो गया 10 और s हो गया 20। तरह इसी को सॉल्व करें। v² बराबर यहाँ हो गया 40, ये हो गया 400, ये v बराबर रूट निकल के कितना 20 मीटर पर हमारा सेकेंड, अर्थात वह 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से यहाँ टकराएगा। अब दूसरा पार्ट कहता है कितना समय लगेगा उसको, तो आइए ज़रा ये सूत्र लगा दें, v = u + at से बैठाइए। यहाँ v हमारा आ गया है 20, u है 0, a है 10 इंटू यहाँ हो गया t। चलिए उसी को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 10t = 20, t = 20/10, तो हो गया t = 2 सेकेंड, मतलब वह 2 सेकेंड में ऊपर से आके नीचे टकरा जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी कार का समय और चाल ग्राफ। इसमें आप देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है पहले 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करती है और इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित भाग के द्वारा हमको दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को देखा जाए। यहाँ पे है समय और यहाँ पे है चाल। देखिए, समय है यहाँ 2, 4, 6, 8 सेकेंड, तो यहाँ कहता है 4 सेकेंड में कार द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि चाल समय ग्राफ और समय अक्ष जो है उसके बीच का जो क्षेत्र का क्षेत्रफल है वह उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। अब देखिए, यहाँ 4 सेकेंड में जब इस ग्राफ को ऊपर हम मिलाते हैं तो देखिए ये 6 हमारा है, क्या है चाल में 6 मीटर/सेकेंड यहाँ है चाल वस्तु की, और शुरू में कितना है 0 मीटर/सेकेंड। तो आइए हम लोग निकालें 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। ये होगा औसत चाल गुने समय। तो औसत चाल का हम लोग पढ़े थे u + v/t, तो यहाँ u हो गया कितना 0 और v माने अंतिम चाल यहाँ कितना आ रही है 6 मीटर/सेकेंड, 0 + 6/2 इंटू समय कितना लग रहा है 4 सेकेंड, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 6/2 इंटू 4 मीटर, तो 2 तिया 6 मतलब 12 मीटर। इस तरह से वह जो कार है
वह 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करती है? 12 मीटर। इसको कहता है छायांकित करिए। तो आइए इसको हम लोग छायांकित कर देते हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न वो कहता है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। हम लोग जानते हैं यदि हमारा ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो जाए, चाल समय ग्राफ, तो वह एक समान गति को दर्शाता है। यहाँ देखिए ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कर्व है, लेकिन इसके बाद देखिए इसके बाद में यहाँ तक कर्व आ रहा है, इसके बाद में ये ग्राफ बिल्कुल सीधा है, समय अक्ष के समांतर है। तो यहाँ से जो कार की चाल है वह एक समान चाल को दर्शा रही है। इसलिए हम लोगों ने लिखा कि 6 सेकेंड के बाद, देखिए यहाँ 6 सेकेंड है, यहाँ के बाद सीधा है, 6 सेकेंड के बाद समय अक्ष के समांतर भाग एक समान गति को दर्शाता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। पहला कहता है कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो पहला देखिए ऐसा संभव है, जैसे उदाहरण समझिए कि मान लीजिए किसी पत्थर को यहाँ से हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और वो यहाँ तक पहुँचता है, ये उसकी अंतिम स्थिति है। तो जब ये पत्थर ऊपर की ओर है तो इसका त्वरण कहाँ का कार्य कर रहा है? नीचे की ओर, और वह ऊपर की ओर जा रहा है। जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो उस ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाता है और उसके बाद फिर वो नीचे गिरना शुरू करेगा। तो जो अधिकतम ऊंचाई है जहाँ पर उसका वेग शून्य होता है, वेग तो शून्य हो गया, लेकिन उस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण हमें नीचे की ओर कार्य करता है, तो यह एक उसका उदाहरण है। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा हाँ यह संभव है। उदाहरण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा पत्थर। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत कार्य कर रहा हो। यह भी संभव है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एरोप्लेन है जो क्षैतिज दिशा में इस तरह से गति कर रहा है, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है। आप जानते हैं इसकी दिशा ऐसे क्षैतिज है, लेकिन इस पर प्रत्येक अवस्था में नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, अर्थात इसकी दिशा के लंबवत है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि हाँ यह संभव है। उदाहरण हो गया क्षैतिज दिशा में उड़ता वायुयान, मतलब जब वायुयान उड़ रहा है तो जो त्वरण है उसके गति की दिशा के लंबवत कार्य कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, यह कहता है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन हम लोग को करना है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस वृत्ताकार पथ पर वह उपग्रह घूम रहा है और उसकी त्रिज्या है 42,250 किलोमीटर। तो हम लोग कैसे निकालें? सबसे पहले यहाँ देखिए त्रिज्या r बराबर 42,250 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया मीटर में, और समय t दिया हुआ है 24 आवर, इसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई किए तो सेकंड हो गया। अब ध्यान दीजिए चाल क्या होगी भाई, ये पूरी एक दूरी ये तय करेगा, एक बार चक्कर लगाता है तो वो उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, और समय कितना है 24 घंटा। तो हम लोग लिखे यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? वृत्त की परिधि, मतलब वृत्ताकार ये पथ की परिधि, और बटा में समय। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, देखिए 2πr लिख दिए, और यहाँ समय हम लोग निकाल दिए हैं 24 × 60 सेकेंड। तो चलिए हम मान बैठाते हैं, 2 हो गया, पाई का 22/7 हो गया, यहाँ पे r हमारा है 42,250 × 1000, और देखिए यहाँ पे है 24 × 60 चलिए इसी को कैंसिल करते हैं ज़रा। ये 0 यहाँ 0 हो गया, फिर ये 0 यहाँ 0 हो गया, 2 से करिए 2 × 6 और यहाँ 2 × 5 10 हो गया। अब ज़रा देखें इसको हम लोग करके 2 से अगर इसको काट देंगे 2 × 6 हो गया, और कोई कट रहा है 2 से करिए 11 हो गया, यहाँ पे आ गया 12,
और देखिए ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 छक 12 और यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 1 और यहाँ हो जाएगा 25। तो इस तरह से ये 11 इंटू दिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लोग 7 6 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करें। चले हम लोग यहाँ थोड़ा जगह ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं। जब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लगभग ये इतना आएगा, देखिए आगे हमारा 11,61,875 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 378। ये ध्यान दीजिए है मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम लोग 378 से भागा देंगे तो ये आएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यदि किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 1000 से भागा देंगे तो ये डेसिमल हमारा 3 अंक यहाँ चला आएगा। तो देखिए ये हो गया 3.07374, लेकिन 7 के बाद चूँकि 3 है तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हो गया 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से जो उपग्रह की चाल है वह 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड है।